बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 433 मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने वो सेल उसके हाथ से ले लिया और फुनकार से मुशाबा लहजे में कहा, हमारे साथ तो तुमने जो किया सो किया, मगर अपने बाज शर्मा से तुमने खुली गद्दारी की है और तुम जानते हो गद्दारी की सज़ा क्या होती है। मगर तुमने तो मुझे छोड़ने का वादा किया है। उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई। मैंने उसके गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगा, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इस नए दुश्मन शर्मा का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसने मुझसे नई नई दुश्मनी की है और इस दुश्मनी की पहले ही राउंड में उसने अच्छे खासे पॉइंट हासिल कर लिए हैं। पता नहीं वो तुम्हें कोई सजा दे पाएगा या नहीं। सोचता हूँ कि मैं उसका थोड़ा हाथ बढ़ा दूं। तब तुम क्या करना चाहते हो? वो वैसे ज़्यादा अंदाज में हकलाया। मैंने अपना काम जारी रखते हुए सफाकी से कहा, देखते जाओ, मैं कुछ छुपा कर थोड़ी कर रहा हूँ। फिर मैंने 2 मिनट के अंदर उसका बालाई लिबास खींच कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। वो हक्का बक्का मेरी जालमाना कार्रवाई को देखता रहा। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी जा रही थी। मैंने हाथ आई हुई चादर को खंजर की मदद से लंबाई के रुख पर 2 हिस्सों में तकसीम किया और उन 2 हिस्सों का बरमहल इस्तेमाल करने लगा। नारायण के ना करते हुए मैंने कपड़े से उसके दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर खूब कसकर बांध दिए। दूसरे कपड़े में उसे एक मुरब्बा पार्चा अलग किया और बाकी मांदा मुस्ततील पार्चे उसकी दोनों टांगे टखनों पर से बांधी। वो पूछता ही रह गया कि मैं उसके साथ ये वहशियाना सलूक क्यों कर रहा हूँ। दुश्मनों की पैदर पे कमीनी हरकतों ने मुझे वाकई वहशी बना दिया था। एक वहशी से ये पूछना कितनी फजूल बात है कि वो वहशियाना रवैये का मुजाहरा क्यों कर रहा है। मैंने ऐसा फजूल सवाल करने वाले वाहियात नारायण को घसीट कर चट्टान की चोटी पर पहुंचाया। वो पहले मेरे हाथों बड़ी पुरतकलीफ तबादे करा चुका था। पथरीली जमीन पर घसीट खींचकर उसकी जिस्मानी अहदियत में लगभग 16 चांद लगा दिए गए थे। इस चट्टान की चोटी पर पहुंचने के लिए मुझे बमुश्किल 20-25 फुट तक उसके लरजते कांपते वजूद को घसीटना पड़ा होगा। लेकिन चट्टान की दूसरी तरफ कम अज कम 200 फुट गहरी ढुलवान थी और वो भी अमूदी। इस ढुलवान के इख्तिताम पर कोई अंधी खाई वाक़ थी। इस गड्ढे को मैंने अंधी खाई इसलिए कहा कि मुझे उसकी तय दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने मुरब्बा पार्ची का गोला सा बनाकर नारायण के मुंह में ठूंसा ताकि वो किसी किस्म की फरियादी बकवास ना कर सके। उसके बाद मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए संगीन लहजे में कहा, देखो, मैं अपना वादा निभाते हुए तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भगवान के हवाले कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है तो तुम बच जाओगे और अगर तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। विश यू वेरी वेरी बैड लक नारायण। बात खत्म करते ही मैंने पाँव का एक घुसीला ठुड्डा उसकी तशरीफ पर रसीद किया। वो किसी भारी पत्थर की मानी टॉप गेयर में गहरे नशेब की तरफ लुढ़कता चला गया। कुछ ही देर बाद वो मेरी निगाह से ओझला हो गया। इस रुपोशी के 3 सेकंड बाद मैंने उसके खाई की तह में पहुंचने की मखसूस आवाज सुनी। फिर मैं हाथ झाड़ते हुए बड़े मुतमईन अंदाज में चट्टान से नीचे उतर आया। बुलंदी से पस्ती की जानिब का सफर बड़ा अज़ियतनाक होता है। इस उल्टी राह का मुसाफिर बहुत चीखता चिल्लाता है। नारायण ने भी हलक फाड़ कर वावेला मचाने की कोशिश की होगी, मगर मैंने उसकी गोयाई पर जो डांट लगा दी थी वो इस बंदिश के सामने मजबूर और बेबस होकर रह गया होगा। उसकी आवाज़ कहीं से उभरी और ना ही कहीं सुनाई दी। मैंने चट्टान की उस समत कदम बढ़ाया जिधर लियान इस बुद्ध बख्शू से निबर्द आत्मा थी। चंद कदम चलने के बाद मुझे लियान की सूरत दिखाई दी। वो मेरी तरफ आ रही थी। मुझे अकेला देखकर हैरत भरे अंदाज में मुस्तफसर हुई। क्या वो बख्शू एक मरतबा फिर फरार होने में कामयाब हो गया? मैंने कहा हाँ, लेकिन हो सकता है ये फरार उसकी जिंदगी का आखिरी फरार साबित हो। वो मेरे लहजे से टपकती संगीनी से समझ गई कि मैंने उस बख्शू को किसी और ही दुनिया का वीजा दिला दिया है। उसने सरसरी अंदाज में कहा, इस तरफ मैंने भी बख्शू के एक साथी को लंबा लिटा दिया है। बख्शू के साथी को? उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। मगर तुमको तो मैंने बख्शू औरत के पास छोड़ा था। उसने इस बात में सर हिलाया और बोली, वो तो कोई बहुत ही बेचारी औरत है, उधर बैठी रो रही है। मैं जिस शख्स की बात कर रही हूँ वो तो अचानक ही अकब से नमूदार होकर मुझ पर हमलावर हो गया था। मेरा ध्यान फौरन शर्मा के उन 2 बंदों की तरफ चला गया जिनके बारे में नारायण ने मुझे बताया था। वो दोनों सुंदरी जल से कोदारी तक हमारे साथ जाने वाले थे। मुमकिन है उनमें से एक ने हमारा ताकुब किया हो और दूसरा वहीं कोच के आसपास हमारी वापसी का मुंतजिर हो। मैं लियान के साथ चलते हुए शंगी नामी उस बुद्ध राहबा के पास आया और डांट से मुशाबा लहजे में उससे कहा, इंसान अपनी फितरी ख्वाहिशात और जिबिल्ली तकाज़ों को कुचल कर भी नॉर्मल माशरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर नफ्स पर कंट्रोल ना हो तो रबानियत की तरफ नहीं आना चाहिए। वो उठकर मेरे कदमों में गिर गई, फिर ज़ारो कतार रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। लाड बुदा मुझे माफ़ करे, शायद वो मुझे भी कोई मोंक वगैरह समझी थी। मेरे शानों से थाम कर उसे खड़ा किया। किसी लंबे चौड़े लेक्चर का मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मुख्तसरन 2 टोक अल्फाज में उससे कहा, शंगी, मैं जानता हूँ तुम सुंदरी जल ही की रहने वाली हो। इत्मीनान से अपने ठिकाने पर चली जाओ और जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। समझो कि कुछ हुआ ही नहीं है। लाड बुदा तुम्हें सुकून देगा।
फिर मैं लियान का हाथ पकड़कर वापस सो लिया। वो ताज़ा तरीन हालात जानने के लिए खासी मुतजस्सिस थी। मैंने नारायण से जो सनसनीखेज मालूमात हासिल की थी मुख्तसरन अल्फाज में वो लियान के गोश गुजार कर दी। वो गहरी तशवीश से बोली, मैंने जिस शख्स को उधर लंबा लिटाया है हो सकता है ये उन्हीं 2 अफराद में से एक हो, और ये भी तो हो सकता है ये उनका कोई तीसरा साथी हो। बहरहाल हमें फौरन काशानूक तक पहुंचना चाहिए। इधर लियान की बात खत्म हुई, उधर मेरे मोबाइल फोन में थरथराहट पैदा हुई। मैंने अपने लिबादे में से सेल निकाल कर कान से लगाया। दूसरी तरफ काशानूक था। मेरे हेलो के जवाब में उसने कहा, तुम दोनों कहाँ रह गए? हम इधर कोच में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने तेजी से कदम उठाते हुए जवाब दिया। उसने मोहतात अंदाज में पूछा, खैरियत तो है ना चिंग? खैरियत बिल्कुल नहीं है खाम। मैंने वापसी का सफर जारी रखते हुए काशानूक को उसके इख्तियारी नाम से पुकारा, फिर नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। ओह, मैंने काशानूक की तशवीश से लबरेज मुख्तसर सी आवाज़ सुनी। मैंने अपने दिल की बात कह दी, मुझे थाचू पर शक है खाम, तुम सरासर गलत अंदाज में सोच रहे हो। वो कतिये से बोला। मैंने पूछा, क्या तुम कोच पर सवार हो चुके हो या बाहर ही कहीं खड़े हो? मैं कोच से बाहर खड़ा तुम्हारी राह देख रहा हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने पूछा, क्या तुम काठमांडू में रहने वाले किसी बास टाइप मिस्टर शर्मा को जानते हो? फिर मैंने जल्दी से इजाफा करते हुए कहा, उस शख्स का नाम जबान पर लाए बगैर जवाब देना, क्योंकि मैंने जिन 2 मुताकबीन का जिक्र किया है वो उसी शर्मा के हुक्म के गुलाम बनकर सुंदरी जल से कोदारी तक हमारे साथ जाएंगे। मुमकिन है उनमें से कोई इस वक्त तुम्हें ताड़ रहा हो और तुम्हारी जबान से शर्मा का नाम सुनकर मोहतात हो जाए। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ चिंग, उसने कहा। मेरा जवाब हाँ में है, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, कोच रवाना ही होने वाली है। उन मुताकबीन से भी निमट लेते हैं। उसके साथ ही काशानूक ने सेलुलर राब्ता मौकूफ कर दिया। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे इशारा दिया था कि वो शर्मा को बड़ी अच्छी तरह जानता था। मैंने लियान को भी काशानूक की मालूमात के बारे में बताया और थोड़ी देर के बाद हम कोच तक पहुंच गए। काशानूक कोच के दाखिली दरवाजे के पास ही हमारा मुंतजिर था। हम उसके साथ ही कोच पर सवार हुए। नारायण और शंगी सुंदरी जल में उतर गए थे। उनकी सीट पर मैंने एक करख सूरत शख्स को बैठे पाया। वो हमारे आगे कोच पर सवार हुआ था। उसने तनकीदी नज़र से हम तीनों का जायजा लिया और बेयकीनी से खिड़की के बाहर निगाह दौड़ाने लगा। उसकी बेताब नज़र किसी खास शय को तलाश कर रही थी। जब नॉर्मल अंदाज में हम अपनी मुतलका सीटों पर बैठ चुके तो कोच हरकत में आ गई। उसी वक्त वो शख्स उठकर खड़ा हुआ और ड्राइवर से मुखातिब होते हुए सख्त लहजे में बोला, गाड़ी रोको, अभी मेरा साथी नहीं आया है। तुम तो यहीं से कोच में सवार हुए हो, एक मुसाफिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा साथी कहाँ से आ गया? उस शख्स पर नजर पड़ते ही हम तीनों बाखूबी समझ गए थे कि वो उन 2 अफराद में से एक है जो सुंदरी जल से कोदारी तक हमारे साथ जाने वाले थे। उसे अकेले देखकर यह भी साबित हो गया कि वो अपने जिस साथी का इंतजार कर रहा था वो फौरी तौर पर लौट कर नहीं आ सकता था। लिया ने उसे उधर पहाड़ियों में अंटा गफील कर दिया था। उस शख्स ने बिफरे हुए लहजे में सवाल करने वाले से कहा, मैंने कोदारी तक के सफर के लिए 2 टिकट खरीदे हैं। अगर मेरा कोई साथी नहीं है तो मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो 2 टिकट खरीद कर अकेला सफर करूंगा? कोच के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और उसके तायद करते हुए कहा, बेशक तुमने मुझसे 2 टिकट हासिल की हैं, लेकिन तुम्हारा साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसने अपनी वॉच पर निगाह डाली और इजाफा करते हुए बोला, मैं सिर्फ 5 मिनट तक यहाँ रुक सकता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ से रवाना ना हुए तो फिर दिन ढलने से पहले कोदारी नहीं पहुँच सकेंगे। मैं रात हो जाने के बाद इस खतरनाक रास्ते पर ड्राइविंग का रिस्क हरगिज नहीं ले सकता। दूसरे मुसाफिर भी शोर करने लगे कि एक मुसाफिर के लिए उनकी राह क्यों खोटी की जा रही है। जाहिर है कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि रात की तारीकी में सफर करते हुए वो मौत के मुंह में चला जाए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम्हारा साथी नहीं पहुंचा तो तुम भी नीचे उतर जाओ, तुम दोनों किसी और बस से चले आना। उस शख्स ने खूनख्वार नजर से मशवरा देने वाले को घूरा और जेब से मोबाइल फोन निकालकर किसी से राब्ता करने लगा। ड्राइवर चूंकि उसे 5 मिनट की मोहलत दे चुका था, लिहाजा फिलहाल कोच के आगे बढ़ने का इम्कान नहीं था। सब यही समझे कि वो अपने बिछड़े हुए साथी को फोन कर रहा है। हम सब की निगाहें उसी पर ठहरी हुई थी। उसने नंबर मिलाने के बाद धीमी आवाज में 1-2 मरतबा हेलो मिकल आइंदा के अल्फाज दोहराए और फिर राब्ता मुनक़ते करके वो मोबाइल कीपैड के साथ मसरूफ हो गया। जब उसने काफी देर तक सेल को कान से नहीं लगाया तो मैं समझ गया उसने किसी को शॉर्ट मैसेज किया था। इस मैसेज के जवाब में उसे भी पैगाम मौसूल हुआ और वो सेल को जेब में रखते हुए ड्राइवर से बोला, तुम गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो, मेरे साथी ने सफर का इरादा मुलतवी कर दिया है। इतना कहकर वो इत्मीनान के साथ सीट पर फैल कर बैठ गया। कोच दोबारा हरकत में आई और जैसे ही वो सुंदरी जल की हुदूद से निकली तो लियान ने तशवीश भरे अंदाज में सरगोशी की। क्या इसने अपने साथी ही से राब्ता किया होगा? पहले इसने अपने साथी मिकल आनंद को फोन करके कोशिश की थी। मैंने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन मिकल आनंद को तो तुमने बड़ी गहरी नींद सुला दिया है। मिकल की जानिब से मायूस होने के बाद इसने यकीनन अपने बॉस मिस्टर शर्मा को मैसेज किया है और वहां से नई हिदायत पाने के बाद ये शांत होकर बैठा है। क्या हम कोदारी तक इसे अपने साथ लेकर जाएंगे? उसने तशवीश में इजाफा करते हुए कहा। मैंने हतमी लहजे में कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ कोदारी में हमारी इस्तकबाल का खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर दिया गया होगा।
मैं चाहता हूँ कि रात से ही मैं इस मेजबान की थोड़ी खातिरदारी कर दी जाए। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? वो मेरे अल्फाज की संगीनी को महसूस करते हुए मुस्तफसर हुई। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय हाथ बढ़ाकर काशनूक के कंधे पर दस्तक दी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैंने निगाह के इशारे से उससे कुछ पूछा। उसकी आंखों ने ताईदी जुम्बश की। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। मैं अपनी सीट से उठा और उस शख्स के सामने आकर तहमकाना अंदाज में कहा, गेट अप। वो मुझे अपने मुकाबिल पाकर एक लम्हे को ठिठका, फिर अगले लम्हे उसके हाथ ने बड़ी सूरत से हरकत की। मेरे हुक्म की तामील करने की बजाय वो अपनी जेब को टटोल रहा था। मैं समझ गया वो गन निकालने वाला है। इससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, मैंने उसके चौड़े जबड़े पर एक धांसू किस्म का पंच चढ़ दिया। वो मेरा खतरनाक पंच खाकर बुखला गया और उसी बुखलाहट में उसने मुझे धुआंधार टक्कर मारने की कोशिश की। मैं पहले ही उसके रद्द अमल के लिए तैयार खड़ा था। मैंने उसके उछलते हुए सर पर यक बयक 2 तरफा चोप रसीद कर दिए। मेरे खुले हाथों की खतरनाक जरबात ने उसकी कन पट्टियों का मिजाज पूछ लिया। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए सीट पर ढेर हो गया। ड्राइवर ने उसी लम्हे कोच रोक दी। हम सुंदरी जल से काफी आगे निकल आए और कोच जिस मुकाम पर ठहरी थी वहां से चारों जानिब तहद्दी का पहाड़ दिखाई देते थे। उस कोच के मुसाफिरों में बुद्ध बख्शों की अक्सरियत थी और वो सब मेरी इस जुरात पर हैरान थे। बुद्ध मत के पैरोकार एक चींटी को मारना भी गुनाह अजीम समझते हैं। उनकी हैरत और तशवीश का सबब यह था कि मैं इस वक्त एक बुद्ध बख्शू के रूप में उनका हम सफर था। वो सब सहमी हुई निगाहों से कभी मुझे और कभी बेइसो हरकत पड़े उस शख्स को देख रहे थे। इस वहशतनाक मंत्र ने उन पर सन्नाटा तारी कर दिया। मैं उन्हें नजरअंदाज करके अपने दुश्मन की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया कि उसे कोच से बाहर फेंक कर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने उस शख्स का जायजा लिया तो उसकी कैफियत को खासा तशवीशनाक पाया। जबड़े पर पड़ने वाली मेरी तूफानी पंच ने उसके दहाने को मुकम्मल तौर पर रंगीन बना दिया था और कनपटियों का मिजाज पूछने वाले चोप्स ने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो हाथ क्या मुझ पर उंगली भी उठा सके। मैंने अपने इरादे पर अमल करने के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाए ही थे कि उसके लिबास में कहीं मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने टटोल कर वो मोबाइल दरियाफ्त कर लिया, फिर यस का बटन प्रेस करने के बाद उसे कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने तहमकाना लहजे में कहा, सूर्या तुम ठीक 10 मिनट के बाद गाड़ी को रुकवा देना, हम पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। हुक्म देने वाले ने सूर्या नामी उस शख्स की जबान से एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं किया था। इससे यही जाहिर होता था वो उसका बास शर्मा होगा। मेरे पास अमल करने के लिए बहुत कम वक्त था। आइंदा 2 मिनट में मैंने काशानूक की मदद से सूर्या को खींचकर कोच से बाहर फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद करते हुए चीख कर ड्राइवर से कहा, गाड़ी को आगे बढ़ाओ फौरन। ड्राइवर ने मेरे काम की तामील में कोच को आगे बढ़ा दिया। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि एक मखसूस आवाज सुनकर चौंक उठा। मेरी तरह लियान और काशानूक ने भी वो आवाज समात कर ली थी और वो भी कोच की खिड़कियों से बाहर नजरें दौड़ा रहे थे। हम सब की निगाहों का टारगेट नीला जावदानी आसमान था क्योंकि वो मखसूस आवाज उसी सम से आ रही थी। फिर वो आवाज बदतदरीज तेज होती चली गई। हम तीनों ने बैक वक्त सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। हमारे ज़हनों में इस वक्त एक ही सोच थी। वो मखसूस आवाज किसी हेलीकॉप्टर की थी जो लम्हा बलमा करीब से करीब तर होती जा रही थी। अगली लम्हे हमने धुली हुई फजा में एक स्याह नुक्ते को नमूदार होते देखा जो आनन फानन अपना साइज बढ़ाता चला गया। उस स्याह धब्बे ने चंद सेकंड में हेलीकॉप्टर की शक्ल इख्तियार कर ली। देखते ही देखते वो दुश्मन हेलीकॉप्टर हमारे सर पर पहुंच गया। वो बड़े सनसनीखेज लम्हात थे। वक्त की एक नामेहरबान करवट ने हमें मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। बस एक बेरहम थपेड़े की कसर बाकी थी। उसके बाद हम डेथ वैली में पड़े नजर आते। हमारे सरों पर मंडलाने वाला स्याह हेलीकॉप्टर बड़े खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहा था। उस पर सवार होकर आने वाले मौत के बेवपारी थे और खास तौर पर हमारे लिए वहां पहुंचे थे। इससे पहले कि वो किसी जानलेवा कार्रवाई का आगाज करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देते, मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर कोच के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए मैंने चीख कर कहा, काशानूक लियान कम ऑन हरी अप क्विक क्विक। वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मैं किसी मसलत के तकादे निभाते हुए उन्हें इख्तियारी नामों से पुकारता। हमने जिनसे छुपने के लिए वो नाम अपनाए थे, हमारी रोपोची उनके सामने खुल चुकी थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं ड्राइवर पर चिल्लाया, गाड़ी को फौरन रोक दो। मैंने थोड़ी देर पहले जिस किस्म के रवैये का मुजाहरा करके सूर्या को नॉक आउट किया था वो तमाम मुसाफिरों के दिलों पर बेरी दहशत बिठाने के लिए काफी था। खास तौर पर कोच का ड्राइवर मुझसे कुछ ज्यादा ही मुतासर दिखाई देता था। जैसे उसने पहले मेरे हुक्म पर कोच को फौरन आगे बढ़ा दिया था, बिल्कुल वैसे ही उसने इस बार भी मेरे हुक्म की तामील कर दी। अगली लम्हे स्विस मिनी एक्सप्रेस सड़क के किनारे रुक गई। इसी दौरान में हेलीकॉप्टर हमसे 100 गज आगे इस मुश्किल और दुश्वार गुजार सड़क पर लैंड कर चुका था। इस महफूज लैंडिंग से पायलट की महारत का पता चलता था। मैं जानता था इस हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कितने लोग हम पर हल्ला बोलने आए हैं। अलबत्ता ये बात यकीनी थी कि वो फौरी तौर पर कोई खूनरेज कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरी इस यकीन की ठोस वजूहात थी। मैंने सूर्या के सेल पर उसके बास के अहकाम को खुद सुना था। सूर्या को हिदायत की गई थी कि वो ठीक 10 मिनट बाद
कोच को रुकवा दे। और अब वो कोच सड़क के किनारे रुक चुकी थी। यह अलग बात है कि कोच को सूर्या ने नहीं बल्कि मैंने रुकवाया था। लिहाजा ज्यादा इम्कान इस बात का था कि हेलीकॉप्टर वाले यही समझेंगे सूर्या एक्शन में आ चुका है। वो सूर्या से राब्ता किए बगैर कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकते थे। दूसरा सबब यह था कि अगर मुझे फौरी तौर पर मौत के घाट उतारने का मंसूबा होता तो वहीं खटमंडू में नारायण नकली बुद्ध बख्शू से ये काम लिया जा सकता था। मेरे दुश्मन मुझे जिंदा पकड़कर ज्यादा खुशी महसूस करते और मेरा यह फर्ज बनता था कि उन्हें एक अजीम खुशफहमी में मुबतला रखूं। जब तक मैं कोच के दरवाजे तक पहुंचा, काशा नूक और लीयान भी सीट छोड़ चुके थे। थाचू भी उनकी तकलीफ में उठकर खड़ा हो गया। ताम काफिले में शामिल दीगर बख्शू अपनी सीटों पर बैठे रहे। मैंने बूदा नलका नथा से रवाना होते वक्त काशानूक को नकली बुद्ध बख्शू नारायण के बारे में सब कुछ बता दिया था और सुंदरी जल वाले वाक़े से भी वो आगाह था। थाचू और काशानूक कोच की एक ही निशस्त पर बैठे हुए थे, लिहाजा ये मुमकिन नहीं था कि उनके दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर बात ना हुई हो। थाचू के दीगर साथियों की पुरअमन खामोशी से मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आई कि उसने उन्हें खुसूसी हिदायत दी थी, इसलिए वो कोच से निकलने के सिलसिले में थाचू की तकलीफ नहीं कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा, मेरे लिबास में मौजूद मोबाइल का बजर बज उठा। घंटी की महसूस टोन से मुझे अंदाजा हो गया कि वो सूर्या वाला मोबाइल था। इसका यही मतलब था कि उसका बास शर्मा उससे राब्ता करके मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानना चाहता था। सूर्या को कोच से बेदखल करते वक्त मैंने उसके सेल को अपने कब्जे में कर लिया था। मैंने सेल को लिबास से बरामद किया और कान से लगाकर बदली हुई आवाज में हेलो कहा। सूर्या जब कोच के ड्राइवर और दीगर मुसाफिरों से हम कलाम हुआ था तो मैंने लबो लहजे को गौर से सुना था और इस वक्त मैंने आवाज बदलकर उसी के लबो लहजे की नकाली करने की कोशिश की थी और मेरी ये कोशिश बड़ी हद तक कामयाब रही। मेरे हेलो के जवाब में तहमकाना अंदाज में पूछा गया, सूर्या अंदर की क्या सूरत हाल है? मैंने बोलने वाली की आवाज को फौरन शिनाख्त कर लिया। यह वही शख्स था जिसने थोड़ी देर पहले सूर्या को हिदायत दी थी कि वो ठीक 10 मिनट बाद कोच को रुकवा दे और मेरे ख्याल के मुताबिक वो सूर्या के बास शर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इसमें भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश ना थी कि वो इस वक्त बनफ से नफीस हेलीकॉप्टर में मौजूद होगा। उसके लहजे के एतमाद से यही जाहिर होता था, वो ये समझ रहा था कि मज़कूरा कोच उसके हुक्म पर सूर्या ही ने रुकवाई है। उस बेचारे को क्या मालूम कि मैं उसके मोरे सूर्या को 300 गज पीछे फेंक आया था। मैंने सूर्या की आवाज की नकाली जारी रखते हुए कहा, बास यहाँ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं इन लोगों को गन पॉइंट पर रखकर कोच से नीचे उतार लूं। दूसरी जानिब लमाती, तदब्जब और तामिल से काम दिया गया। मैं नहीं जानता था ये मुख्तसर सा तरद्दुद मेरी आवाज के सिलसिले में था या उस फैसले के बारे में जो तजवीज मैंने आगे बढ़ाई थी। मौजूदा सूरत हाल में सब कुछ मुमकिन था। अगली लम्हे मुतवक्किल शर्मा ने जो जवाब दिया उसने मुझे खासा इत्मीनान और सुकून महसूस करा दिया। ठीक है, तुम उन्हें गन पॉइंट पर गाड़ी से बाहर लाओ, मुझसे कहा गया। मैं हेलीकॉप्टर में मौजूद हूँ और 2 मुसल्लह अफराद को तुम्हारी मदद के लिए नीचे उतार रहा हूँ। उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। मैंने एक तवील सांस खारिज की और सवारिया नजर से काशानूक की तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझ गया। उसने जादू का हाथ घुमाया और अपने ढीले डाले लिबास में से एक खतरनाक गन निकालकर मेरी समत बढ़ा दी। वो ओजी थी। आतिशी असले से वाकफियत रखने वाले ओजी की खलाकत खेती के बारे में बखूबी जानते हैं। ये कम वजन और ज्यादा मार करने वाली ऑटोमेटिक गन है। काशानूक ने एमुनेशन के इस्तेमाल की खुसूसी ट्रेनिंग ले रखी थी और उसके जखीरे में मैंने हर नोयत का आतिशी असला देखा था। ये ओजी गन उस जखीरे का एक दाना थी। लगता था इन लम्हात में हालात और सितारे अचानक हमारी मुआफ़कत में चलने लगे हों, वरना शर्मा ये भी कह सकता था, सूर्या तुम उधर कोच ही में रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अगर तकदीर ने हमें एक मौका फराहम कर दिया था तो इससे फायदा उठाना हम पर फर्ज था। मैंने उसी को अपने हाथ में लेने के बाद कोच के शीशे से बाहर निगाह दौड़ाई। सड़क के साथ साथ एक बेहद गहरी ढुलवान दिखाई दे रही थी। मैंने एक फौरी फैसले पर पहुंचते हुए अपने साथियों से कहा, मेरे लहजे में मौत की सी सरसराहट थी, तुम सब गन पॉइंट पर मेरे आगे आगे कोच से बाहर निकलोगे और सड़क के किनारे पहुंचती तुम खत्तल इम्कान तेजी से ढुलान में उतरते चले जाओगे। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, अकब में मैं कवर देने के लिए मौजूद रहूंगा। सबने मिकान की अंदाज में अपने अपने सर को झुंबश दी। कोच में मौजूद तमाम मुसाफिरों को जैसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। किसी ने हमारी हंगामी कार्रवाई में मुदाखलत की और ना ही एक लफ्ज जबान से अदा किया। मैंने खासतौर पर कोच के ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा, अपने दुश्मनों से निमट कर हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम अपनी कोच के साथ यहीं पर हमारा इंतजार करना। मेरा लहजा इतना अटल था कि वो इस बात में सर झुकाने पर मजबूर हो गया। मैंने कोच के ड्राइवर को एहतियातन इस किस्म की हिदायत दी थी। इस तरह ये सहूलत फराम हो जाती है कि अगर हम वाकई अपने दुश्मनों से जल्द निमट लेते तो आगे बढ़ने के सिलसिले में हमें कोई दुश्वारी पेश ना आती। स्विस मिनी एक्सप्रेस हमारे सफर के तमाम तर मसाइल हल कर देती। मैंने तनकीदी निगाह से विंड स्क्रीन के पार सड़क का जायजा लिया। उसे हेलीकॉप्टर कोच से लगभग 100 गज के फासले पर खड़ा था और इसी दौरान में 2 मुसल्लह अफराद हेलीकॉप्टर में से बरामद होकर हमारी जानी पेश कदमी कर चुके थे।
अब एक एक सेकंड नहायत ही कीमती और सनसनीखेज था। मेरी आंख के इशारे पर काशानूक ने कोच का दरवाजा खोला। सबसे आगे वही था। वो हैंड दब के अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठाए कोच से नीचे उतर गया। उसके पीछे लियान और थाचू ने कोच को खैरबाद कहा। सबसे आखिर में मैं खतरनाक ओदी थामे बाहर आ गया। पलक झपकने में हम सड़क के किनारे पहुंच गए। गो, मैंने बुलंद आवाज में कहा और तेजी से पलट गया। अब मेरी गन का मुंह उन 2 अफराद की तरफ उठा हुआ था जो मुसल्ला होकर हमारी जानिब आ रहे थे। मैं अपने अगम में नहीं देख सकता था मेरे साथियों ने किस अंदाज में नशेब की सम दौड़ लगाई होगी। अलबत्ता मुसल्ला अफराद के चौंकने ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। उन्होंने नशेब की तरफ देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुरसुकून और खामोश फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ये उन गन बरदार अफराद का एक इज़रारी रद्देमल था कि उन्होंने भागने वालों को निशाना बनाने की कोशिश की, वरना टारगेट के एतबार से मैं उनके ज्यादा करीब था। उनकी ब्रेस्ट फायरिंग बेसुध साबित हुई तो उन्होंने मेरी जानिब रुख फेर लिया। मैं तो उनकी इस्तकबाल के लिए पहले ही से तैयार खड़ा था। ओजी के एक मखसूस और सुरीले ब्रेस्ट ने उन्हें गोलियां खाकर जमीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। इसी स्ना में वो कोच और हेलीकॉप्टर के दरमियान पहुंच चुके थे, लिहाजा मेरी फायरिंग नहायत ही मौसर साबित हुई। मैंने उनके ठंडा होते ही हेलीकॉप्टर की सम निगाह दौड़ाई और ये देखकर चौंक उठा कि वहां से 2 अफराद निकलकर नशेब की जानिब बढ़ रहे थे। वो दोनों पूरी तरह मुसल्ला थे और उनकी चाल से फुर्ती टपकती थी। वो दोनों फायरिंग रेंज से बाहर थे, लिहाजा मैंने राउंड जाया करने की गलती ना की और एक मखसूस जाविये से अपने साथियों की जानिब बढ़ने लगा। मैंने नशे में थोड़ा आगे आने के बाद पलट कर देखा तो पीछे सड़क पर एक शख्स को तहमकाना अंदाज में चिल्लाते हुए पाया। वो काशानूक, लियान और थाचू की तरफ जाने वाले अपने आदमियों को चीख चीख कर हिदायत दे रहा था। उसके रोब और स्टाइल ने मुझे समझा दिया वो मिस्टर शर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं ऊंचे नीचे पत्थरों की आड़ लेते हुए तेजी से नशे में उतरता चला गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वहां पहुंचने वालों में से 2 अफराद को मैंने सड़क पर भून डाला था। 2 हमारे ताकुब में थे। शर्मा उधर सड़क पर ही खड़ा होकर अपने मोरों को हिदायत दे रहा था। पता नहीं हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे और कितने दुश्मन मौजूद थे। अगर हम जल्द जल्द किसी पनाहगाह तक पहुंचने में कामयाब ना हो जाते तो मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक हो जाती। मैंने जिगजैग भागते हुए नशेब में अपने साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। उनमें से कोई भी मुझे दिखाई ना दिया। इस खतरनाक नशेबी रास्ते पर जा बजा छोटी बड़ी पथरीली चट्टानें फैली हुई थी। गालिब इम्कान यही था कि काशानूक वगैरह इस वक्त किसी बड़ी चट्टान के अकब में अपना सफर जारी किए हुए थे। मैं अपने मखसूस जाविये पर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। इसी दौरान में वक्फे वक्फे से मैं मुड़कर पीछे भी देख लेता ताकि हमारे ताकुब में आने वाले दुश्मनों की पोजीशन का अंदाजा हो सके। लेकिन थोड़ी देर बाद हैरत अंगेज तौर पर वो भी मेरी निगाह से ओझल हो गए। वो दोनों मुसल्ला अफराद लियान, काशानूक और थाचू के ताकुब में लपके थे और मेरी पेश कदमी का जाविया कदरे मुख्तलिफ था। शायद इसलिए भी मैं उन्हें देखने से कासिर था। आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने एक लम्हे भी रुक कर उन्हें तलाश करने का रिस्क ना लिया। लगभग 2 मिनट बाद यकायक मुझे रुक जाना पड़ा। यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने गोया हाथ बढ़ाकर मेरे कदम पकड़ लिए हों। इस ठहराव का सबब अकब में उभरने वाली शदीद तरीन फायरिंग की आवाज थी। मैंने मीकान की अंदाज में पलट कर देखा। वहां से सड़क वादे तौर पर नजर तो नहीं आती थी जहां हम कोच और हेलीकॉप्टर को खड़ा छोड़े आए थे। ताम फायरिंग के नतीजे में पैदा होने वाली मखसूस आवाज़ों ने मुझे बता दिया कि वो फायरिंग कोच के टायरों को निशाना बनाते हुए की गई थी। ये के बाद दीगरे टायर फटने की आवाज़ें उभरी और फिर खामोशी छा गई। फौरी तौर पर यही बात समझ में आई कि शर्मा या उसके किसी साथी ने कोच के करीब पहुंचकर उसके टायरों पर बेदरीग फायरिंग कर दी थी ताकि किसी भी सूरत वो कोच आगे सफर जारी ना रख सके। एक बात से मुझे कल्बी इत्मीनान हासिल हुआ कि इस फायरिंग ने बस के किसी मुसाफिर को जिंदगी की आखिरी चीख मारने पर मजबूर नहीं किया था। इससे यह भी जाहिर होता था कि शर्मा ने फायरिंग से कबल कोच के अंदर झांक कर जरूर देख लिया होगा। अपने शिकारों को वहां मौजूद ना पाकर वो बेतरह चिल्लाया होगा और इसी चिल्लाहट में उसने कोच के टायरों को ब्रेस्ट करके उसे नाकारा बना दिया। मैंने शर्मा, हेलीकॉप्टर और कोच को अपने जहन से झटका और नशेब की समत कदम बढ़ा दिए। अब मैंने पेश कदमी के जाविये को थोड़ा तब्दील कर दिया। इस जाविये पर सफर करते हुए मैं कुछ आगे जाकर अपने साथियों से मिल सकता था। इस रुख पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो सड़क फिर दिखाई देने लगती जहां से हमने इस नशेबी सफर का आगाज किया था। इस वक्त दिन का 1:30 बजा था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, ताम उसकी फराम करदा हरारत फजा में रची बसी खुनकी को पूरी तरह जायल करने में कामयाब नहीं हो रही थी। इस वक्त हरारत और खुनकी के दरमियान जबरदस्त मुकाबला जारी था और कराइन से यही जाहिर होता था कि बिलाकर जीत खुनकी के हिस्से ही में आएगी। कोई लम्हा जाता कि सूरज अपना चेहरा छुपाने ही वाला था। माउंट एवरेस्ट अपनी तमाम तर शान शौकत और जाओ जलाल के साथ इस्तादा था। उसकी बुलंदी और जिसामत के आगे हर शय बहुत छोटी, बहुत ही हकीर दिखाई देती थी। उसकी बर्फ व चोटियों को देखकर यूं महसूस होता था जैसे इसने सफेद उजली ओन की टोपियां पहन रखी हों। एक दिलकश और नजर फरेब नजारा था।
मबहूत कर देने वाला। मैं नशीब में काफी नीचे उतर आया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुझे दुश्मनों या दोस्तों में से किसी की सूरत नजर नहीं आई। वो दिन का वक्त था और उजाले ने खार मंजिल को वादे कर रखा था, फिर वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे थे। इस सूरत ने मुझे उलझा दिया। मैं रुक गया और पलटकर बुलंदी की तरफ दिखा दौड़ाई। एक शख्स को मैंने सड़क से उतरकर इस तरफ आते हुए पाया। मेरे और सड़क के दरमियान अब इस कदर फासला हायल हो चुका था कि फौरी तौर पर मैं ये अंदाजा कायम ना कर सका कि वो दुश्मन का कोई आदमी था या कोच का कोई मुसाफिर। उस शख्स के बारे में मैं गौर कर ही रहा था कि यकलख्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरी बाईं जानिब एक चट्टान के अकब से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं एक महफूज आड़ लेकर खड़ा हो गया। वो एक सिंगल शॉट था। इस फायर का जवाब फौरी तौर पर दिया गया। फजा एक खौफनाक ब्रेस्ट से गूंज उठी, उसके साथ ही इंसानी चीखों की दर्दनाक आवाज उभरी। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आई कि मौत का फरिश्ता मेरे आस पास ही कहीं मंडला रहा था। इस फायरिंग के नतीजे में कौन लुकमे अजल बना, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। वो कोई दुश्मन भी हो सकता था और दोस्त भी।